हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए ले आए हैं 30+ पर्यावरण के क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हमने 32 क्वेश्चंस करवाया था। आज हम फिर से 30+ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत के किस क्षेत्र को जाति उद्भवन का स्रोत क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन डी सुंदरवन। ये पूर्वी हिमालय को जाति उद्भवन का स्रोत क्षेत्र कहा जाता है। ये क्षेत्र क्यों उद्भवन क्षेत्र कहा जाता है? क्योंकि अभी इस टाइम पे यहाँ पे करीब 9000 पादपों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उनमें से 39% प्रजातियाँ यहीं उत्पन्न हुई हैं। इसलिए इस क्षेत्र को, पूर्वी हिमालय क्षेत्र को, जाति उद्भवन का स्रोत क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र वर्षावन की संज्ञा किस बायोम को दी जाती है? ऑप्शन ए विस्तृत शैवाल प्रस्फुटन के क्षेत्र, बी मैंग्रोव कच्छ वनस्पति जीवोम, सी प्रवाल भित्ति जीवोम, डी मैंग्रोव तथा प्रवाल भित्तियों दोनों। समुद्र वर्षावन की संज्ञा इसमें दी जाती है प्रवाल भित्ति जीवोम को। प्रवाल भित्ति जीवोम ये है जैसे कोरल रीफ्स, मतलब बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अपने ऊपर पौधों को बैठा लेते हैं और उनसे पौधे सूर्य से अपना भोजन बना के इनको भी देते हैं। तो प्रवाल भित्ति जीवोम जो हैं ये समुद्रों में पाए जाते हैं, समुद्र की गहराई तक भी पाए जाते हैं जहाँ तक सूर्य का प्रकाश जाता है। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वनस्पति का कौन सा लक्षण समुद्री लहरों की ऊर्जा को कम कर देता है? ऑप्शन ए अति विकसित जड़ तंत्र, वनस्पति की शीर्ष परत का अधिक घनत्व, या वृक्षों की कम ऊंचाई, या इनका तट से कुछ दूर विकसित होना। मैंग्रोव वनस्पति सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कहाँ पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है ऐसी जगह पे जहाँ पे सी यानी समुद्र और नदियाँ दोनों का संगम होता है। तो जहाँ पर खारा पानी और मीठा पानी दोनों मिश्रित होते हैं वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं। तो मैंग्रोव वनस्पतियाँ क्या करती हैं कि उनकी जड़ें धरती में भी यानी पानी के अंदर भी रहती हैं और बाहर भी। तो ये समुद्री लहरों की ऊर्जा को कम कर देती हैं क्योंकि इनका जड़ तंत्र जो है अति विकसित होता है, इसलिए वहाँ से आने वाली लहरों को ये रोक लेती हैं। अगला प्रश्न है, वायव्य जड़ें किस बायोम की वनस्पति का प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यानी उष्णकटिबंध में जो वर्षा वाले वन होते हैं। ऑप्शन बी मैंग्रोव वन, यानी जो समुद्री क्षेत्र में वन होते हैं। ऑप्शन सी पर्वतीय वन, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले वन, या ऑप्शन डी मानसूनी वन, यानी मानसून वन। तो वायव्य जड़ें क्या होती हैं कि ऐसे पौधे जिनकी जड़ें धरती के अंदर भी हों और धरती के बाहर निकली हुई दिखाई दें। तो चूंकि हम जानते हैं कि मैंग्रोव उत्पन्न कहाँ होते हैं, समुद्री किनारों में, और इनका आधा जड़ पानी के अंदर होता है और आधा हवाओं में होता है, यानी बाहर साइड निकला हुआ होता है। तो इसलिए वायव्य जड़ मैंग्रोव वनस्पति का प्रमुख लक्षण है। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियों के 50 मीटर से अधिक गहराई पर ना पनपने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए इससे अधिक गहराई पर तापमान का होना, बी अधिक गहराई पर लवणता का अधिक होना, सी अधिक गहराई पर सूर्य के प्रकाश का न पहुंचना, ऑप्शन है डी अधिक गहराई पर जल में गतिशीलता अधिक होना। अब जानते हैं हम कि प्रवाल भित्तियाँ समुद्र की गहराई में पाई जाती हैं और ये कह रहा है कि 50 मीटर से अधिक गहराई पर नहीं पनपती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अधिक गहराई में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, इस कारण से वो अपना भोजन नहीं बना सकते, इसलिए वहाँ पे उत्पन्न नहीं होते। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है कि अधिक गहराई पर सूर्य का प्रकाश ना पहुँचने के कारण से प्रवाल भित्तियाँ 50 मीटर से अधिक गहराई पर नहीं पनपती। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड जंतुओं के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा अधिक हानिकारक होती है, क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो कह रहा है कि जंतुओं के लिए CO2 के तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक हानिकारक क्यों है? ऑप्शन ए है इससे जीवों के शरीर का तापमान घट जाता है। ऑप्शन बी यह गैस उनके ऊतकों में प्रवेश करके उन्हें जला देती है। सी नंबर ऑप्शन है यह गैस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को घटा देती है। ऑप्शन डी यह गैस रक्त को पतला कर देती है जिससे जीव आंतरिक रक्तस्राव से ग्रस्त हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये करता है कि यह हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को घटा देती है, इसलिए यह कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा अधिक हानिकारक होती है। अब हम जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है
रक्त में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है यही ऑक्सीजन ग्रहण करती है और शरीर के विभिन्न भागों पे ले जाती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ये रक्त में घुल करके हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता है इसको घटा देती है, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा अधिक हानिकारक है। अगला प्रश्न है, यह माना जाता है कि CFC का उत्पादन बंद करने के पश्चात भी ओजोन परत का ह्रास जारी है, क्यों? ऑप्शन ए, उत्पादन बंद होने के बाद भी पहले से उत्पादित CFC का उपयोग जारी है। बी है, CFC काफ़ी दीर्घ अवधि तक क्रियाशील बने रहते हैं। ऑप्शन सी है, CFC की प्रतिस्थापक गैसें भी ओजोन का ह्रास करती हैं। ऑप्शन डी है, सभी देशों ने CFC के उत्पादन पर रोक नहीं लगाई है। CFC होता क्या है? CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है कि जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हैं इसको रोकने वाली जो एक परत है उसको हम बोलते हैं ओजोन परत। ओजोन परत CFC की वजह से इसमें ह्रास हो रहा है, यानी इसमें छिद्र हो रहे हैं। ये CFC कहाँ यूज होती है? जो हम रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज़ करते हैं उसमें CFC यूज होती है। तो अब क्या किया गया है कि इसका उत्पादन बंद कर दिया गया है, उसके बाद भी ओजोन परत का ह्रास यानी ओजोन परत में छिद्र अब भी बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि उत्पादन बंद होने के बाद भी पहले से उत्पादित CFC का उपयोग जारी है, ये ऑप्शन है। ऑप्शन दूसरा है कि CFC काफ़ी दीर्घ अवधि तक क्रियाशील बने रहते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि CFC जो गैस है ये बहुत दीर्घ अवधि तक क्रियाशील रहती है, इस कारण से अभी तक इसकी भरपाई नहीं हुई है और लगातार ओजोन परत का ह्रास अब भी हो रहा है। अगला प्रश्न है, पशुपालन का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ा है? यानी पशुओं के पालने से जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी में क्या प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन ए, इससे जैव विविधता में वृद्धि हुई है। बी है, इससे जैव विविधता में कमी हुई है। ऑप्शन सी, इस क्रिया से जैव विविधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन डी, पालतू पशुओं को जैव विविधता में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो ये हमारा इसमें ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्यों सही होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि पशुओं के पालन करने से हम बहुत सारे चारागाह का उपयोग करते हैं, वहाँ की वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं, इससे वहाँ की जैव विविधता धीरे धीरे कम होने लगती है। और प्रश्न है, अधिक लवणता से अनुकूलन के लिए मैंग्रोव पादपों में किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, ऊंची वाष्पोत्सर्जन दर। बी, जड़ों द्वारा नमक का अवशोषण रोकना। ऑप्शन सी, पादपों के तनों में अतिरिक्त नमक का भंडारण करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मैंग्रोव पादप तो आप लोग जानते हैं कि समुद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब अधिक लवणता है तो उससे अनुकूलन के लिए ये पौधे क्या करते हैं, अपनी जड़ों से ये नमक का अवशोषण कम कर देते हैं, जिससे ये बचे रहते हैं। अगर ये अवशोषण नहीं कम करेंगे तो ये नष्ट हो जाएंगे। अनुकूलन के लिए क्या करते हैं कि अपने जड़ों द्वारा जो नमक पहले सोखते थे उसको बंद कर देते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन जलवायु के अध्ययन के लिए वृक्षों के वृत्ताकार वलयों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, वृत्त विश्लेषण। ऑप्शन बी, अनुवर्षस्त्री विश्लेषण। ऑप्शन सी, पूरा जलवायु विज्ञान। ऑप्शन डी, द्रुमकालानुक्रम अध्ययन। तो ये प्राचीन जलवायु के अध्ययन के लिए जो वृक्षों के वृत्ताकार वलयों का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है द्रुमकालानुक्रम अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, प्रेयरी घास भूमियाँ किस प्रकार के पर्यावरण से अनुकूलित बायोम हैं? ऑप्शन ए, उपोष्ण कटिबंध के सीमित वर्षा वाले क्षेत्र। बी है, उपोष्ण कटिबंध के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। सी है, मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। डी है, उच्च अक्षांशीय सीमित वर्षा वाले क्षेत्र। प्रेयरी घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं? आप लोग क्या जानते हैं? प्रेयरी घास भूमियाँ पाई जाती हैं ये USA और कनाडा में, यानी कि 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वहाँ पर प्रेयरी घास भूमियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो वर्षा वाला क्षेत्र कैसा होता है? उपोष्ण कटिबंधी सीमित वर्षा वाला क्षेत्र। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही होता है कि प्रेयरी घास भूमियाँ पर्यावरण से अनुकूलित बायोम हैं इस क्षेत्र के, उपोष्ण कटिबंध के सीमित वर्षा वाले क्षेत्र के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए, गाय। ऑप्शन बी, बकरी। ऑप्शन सी, रेंडियर। ऑप्शन डी, भैंस। पूछ रहा है प्रश्न कि पशु के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक, तो ये होती है रेंडियर में। रेंडियर क्या होता है? एक हिरण की प्रजाति का जानवर होता है
जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। तो इसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, शीत समुद्रें अथवा नदियों में लंबी तैराकी करने वाले लोग अपने शरीर पर वसा मलते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, जल जीवों से बचाव, बी है पानी का घर्षण कम करना, सी है शरीर से ऊष्मा ह्रास रोकना और डी है ये सभी। तो चूंकि शीत समुद्र है यानी समुद्रों का पानी काफ़ी ठंडा होता है, समुद्र या नदी का, तो वहाँ पर लंबी तैराकी करने से शरीर का टेम्परेचर घट सकता है। इसलिए जो तैराक होते हैं वो शरीर पर वसा मल लेते हैं, जिससे शरीर का टेम्परेचर बाहर नहीं जा पाता, टेम्परेचर बना रहता है। तो ये ऑप्शन सही होता है इसमें। अगला प्रश्न है, बोरियल वनस्पति बायोम को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, पार्क सवाना, ऑप्शन बी, सवाना वुडलैंड, ऑप्शन सी, टुंड्रा और ऑप्शन डी है शंकुधारी वन। तो बोरियल वनस्पति शंकुधारी वन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जैतून किस बायोम में पाई जाने वाली प्रजाति है? ऑप्शन ए, टैगा वन, ऑप्शन बी, भूमध्य रेखी वन, ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय वन और ऑप्शन डी, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो यह हमारा पाया जाता है भूमध्य सागरीय वन में जैतून। अगला प्रश्न है, टैगार यानी टैगा बायोम में मृदा में जैविक पदार्थ की काफ़ी बड़ी मात्रा पाई जाती है, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? अब हम जानते हैं कि टैगा बायोम जो है वो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, यानी कोणधारी वन होते हैं। कोणधारी क्यों होते हैं? जिससे कि यहाँ पर जो ठंड से बर्फ़ वगैरह होती है तो वो इससे नीचे गिर जाए, जिससे ये सुरक्षित बचे रहें। तो इसका पहला ऑप्शन है वनों की अति ऊंची उत्पादकता, ऑप्शन बी, वृक्षों का बड़ी मात्रा में पत्ते गिराना, ऑप्शन सी, निक्षालन की कमी, ऑप्शन डी, निम्न तापमान के कारण जैविक अपघटन की दर का नीचा होना। अब टैगा वन चूँकि हम जानते हैं कि ठंडे प्रदेश में पाया जाता है, तो जो उसमें उसकी पत्तियां वगैरह हैं, तो जैविक पदार्थ जितने भी हैं उनका अपघटन देरी से होता है, तो निम्न ताप के कारण। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में जैविक पदार्थ पाए जाते हैं यहाँ की मृदा में। तो ऑप्शन हमारा डी सही होता है कि निम्न तापमान के कारण जैविक अपघटन की दर का नीचा होना, टैगा बायोम में मृदा में जैविक पदार्थ की काफ़ी बड़ी मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शीत प्रदेशों में पाए गए जीव शीत निस्व में क्यों जाते हैं? ए, ठंड से बचने के लिए, बी, भोजन की आपूर्ति न होने के समय ऊर्जा बचाने के लिए, सी, प्रजनन के लिए, डी, उपरोक्त सभी उद्देश्यों के लिए। तो हमारा ऑप्शन सही है बी, यानी भोजन की आपूर्ति न होने के समय ऊर्जा बचाने के लिए शीत प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव शीत निस्व में जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक ही स्रोत से भोजन प्राप्त करने वाले जीव किस इकाई की निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए, खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन बी, खाद्य जाल, ऑप्शन सी, पोषी समुदाय, ऑप्शन डी, पारिनिकेतन। तो जो एक ही स्रोत से भोजन प्राप्त करने वाले जीव हैं उन और एक इकाई का निर्माण करते हैं, उनको कहते हैं पोषी समुदाय। पोषी समुदाय एक ही स्रोत से भोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में उपभोक्ताओं के पोषी समुदायों में विभाजन का क्या आधार होता है? ऑप्शन ए, प्रजाति विभिन्नता, ऑप्शन बी, खाद्य श्रृंखला में उनका स्थान, ऑप्शन सी, जैव भार, ऑप्शन डी, प्राणियों की संख्या। पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो इसका विभाजन क्या होता है, किस आधार पर होता है? ये खाद्य श्रृंखला में उनका स्थान के आधार पर कि वो किस स्तर में आते हैं, उनका स्थान किस तरह के उपभोक्ता में है, प्राथमिक में है, द्वितीयक में है या तृतीयक में है। अगला प्रश्न है, किसी प्राणी द्वारा भोजन के रूप में प्राप्त की गई ऊर्जा तथा जैव भार के रूप में संचित ऊर्जा के अनुपात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऊर्जा दक्षता, ऑप्शन बी, प्राथमिक उत्पादकता, ऑप्शन सी, अंतिम दक्षता, ऑप्शन डी, स्वांगीकरण क्षमता। तो किसी प्राणी द्वारा भोजन के रूप में प्राप्त की गई ऊर्जा तथा जैव भार के रूप में संचित ऊर्जा, इसके अनुपात को कहा जाता है ऊर्जा दक्षता। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ए, यानी ऊर्जा दक्षता।
अगला प्रश्न है, वनस्पति के अनुक्रमण से क्या तात्पर्य है? अनुक्रमण यानी दोनों साइड इक्वलिटी होना, दोनों साइड का एक बराबर हिस्सेदारी होना। तो ऑप्शन ए है वनस्पति का जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होना। ऑप्शन बी है अनुकूलन की प्रक्रिया तथा पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया के माध्यम से एक पूर्णतया अनुकूलित तथा स्थायी समुदाय का विकसित होना। ऑप्शन सी वनस्पति के एक समुदाय द्वारा दूसरे को प्रतिस्थापित करना। और ऑप्शन डी है पादप प्रजातियों में विशिष्ट लक्षणों का विकास होना। अब चूंकि हम जानते हैं कि अनुक्रमण का मतलब क्या होता है कि अगर दो चीज़ें हैं एक दूसरे के अपोजिट में, तो वो उन दोनों के अंदर बराबर की कार्य हो तो उसको हम अनुक्रमण कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, जिसमें क्या है कि अनुकूलन की प्रक्रिया तथा पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया के माध्यम से एक पूर्णतया अनुकूलित तथा स्थायी समुदाय का विकसित होना। तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी नवनिर्मित तथा मृदा रहित भूखंड पर सबसे पहले विकसित जैविक समुदाय को क्या कहा जाता है? जैसे कहीं पे नया मृदा रहित भूखंड तैयार होता है, जैसे ज्वालामुखी उत्पन्न होने से वहाँ पर एक नया भूखंड तैयार हुआ, तो वहाँ पे जो सबसे पहले जैविक समुदाय उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पायनियर क्रमक, बी है मृदीय उपचरम, सी जलवायवी चरम, डी मरुद्भिद क्रमक। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए पायनियर क्रमक। पायनियर क्रमक इनको कहा जाता है जो नवनिर्मित भूमि रहित भूखंड पर सबसे पहले जो समुदाय विकसित होता है। अगला प्रश्न है, कोई जैविक समुदाय को वास्तव में जलवायवी चरम समुदाय नहीं होता, परंतु पर्यावरण संबंधी किसी अवरोध के कारण लंबे समय तक लगभग चरम समुदाय की भांति किसी क्षेत्र में बना रहता है, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पायनियर समुदाय, ऑप्शन बी अर्धचरम समुदाय, ऑप्शन सी मृदीय उपचरम समुदाय, ऑप्शन डी अवरुद्धक्रमण समुदाय। तो हमारा ऑप्शन सही होता है सी मृदीय उपचरम समुदाय जो है वो वास्तव में जलवायवी चरम समुदाय नहीं होता, परंतु पर्यावरण संबंधी किसी अवरोध के कारण लंबे समय तक लगभग चरम समुदाय की भांति किसी क्षेत्र में बना रहता है। अगला प्रश्न है, एक नवनिर्मित लावा पठार पर संपन्न होने वाले जैविक अनुक्रमण को कौन से नाम से जाना जा सकता है? ऑप्शन ए मृदीय अनुक्रमण, बी अन्यत्र जनित अनुक्रमण, सी स्वगत अनुक्रमण, डी विषम जनित अनुक्रमण। तो जैसे लावा पठार पर जो संपन्न होता है जैविक अनुक्रमण, तो वो स्वयं से उत्पन्न होता है, तो ये स्वगत अनुक्रमण कहलाता है। अगला प्रश्न, तो पहला ऑप्शन है तापमान का अत्यधिक ऊंचा होना, यानी कि अत्यधिक तापमान ऊंचा होने से वनस्पतियों का जो वर्धन काल है वो सीमित हो जाता है। तो यहाँ पे मानसूनी वन है, तो अत्यधिक ऊंचा होने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन दूसरा है तापमान अधिक नीचा, ये भी गलत। ऑप्शन सी वर्षा की सीमित मात्रा, मानसूनी वन है तो यहाँ पे वर्षा की सीमित मात्रा भी यहाँ इनके वर्धन काल को सीमित नहीं करेगा। लेकिन जो ऑप्शन डी है शुष्क शीतकाल, ऐसा शीतकाल जो शुष्क हो वो मानसूनी वनों के वनस्पति के वर्धन काल को सीमित कर सकता है। अगला प्रश्न है, मानसून वन वायोम में वनस्पति की धरातलीय परत वर्षा वनों की अपेक्षा अधिक सघन होती है, इसका कारण है? ऑप्शन ए अधिक उपजाऊ मिट्टी, ऑप्शन बी मिट्टी की कम रंध्रता, ऑप्शन सी वन का कम घनत्व, ऑप्शन डी आग का क्रमिक प्रकोप। मानसून वन बायोम में वनस्पति की धरातलीय परत का मतलब कि जो धरातल में वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो ये जो वर्षा वाले वन हैं उसकी अपेक्षा अधिक सघन होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो वृक्ष होते हैं वनों का घनत्व कम होता है, इससे इनको अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, जिससे तेजी से पूरे धरातल पे फैल जाती हैं। तो वन का कम घनत्व होने के कारण वायुम में वनस्पति की धरातलीय परत अधिक सघन हो जाती है। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रियन विस्फोट किस प्रकार की घटना थी? ऑप्शन ए है अत्यधिक ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन बी जैव विविधता में सर्वप्रथम वृद्धि की घटना, ऑप्शन सी जैव विविधता में ह्रास की घटना, ऑप्शन डी आदि मानव का विकास। तो कैम्ब्रियन विस्फोट जो है ये संबंधित है जैव विविधता में सर्वप्रथम वृद्धि की घटना। ये घटना आज से लगभग 53 करोड़ साल पहले
जानवरों के संघों में अचानक हुए विस्तार को कहते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि आज से 58 करोड़ साल पहले ज़्यादातर जीव सरल थे और आमतौर पर एक कोशिकीय थे, परंतु कभी कभी जीवों का समूह है वो एकत्रित हो जाता था और धीरे धीरे अचानक से इतना तेज पकड़ लिया कि ये जो बहुत तेज़ी से प्रजातियां उत्पन्न होने लगी, और उसी समय को कहते हैं कैम्ब्रियन विस्फोट, यानी जैव विविधता में सर्वप्रथम वृद्धि की घटना। अगला प्रश्न है, समुद्री पारितंत्रों में रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए वायुमंडल धूल, ऑप्शन बी ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां, ऑप्शन डी समुद्र की सतह पर पेट्रोलियम पदार्थों का फैलना। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में रेडियोधर्मी प्रदूषण यानी कि रेडियो सक्रिय तत्वों के प्रभाव से जो प्रदूषण होता है वो रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। तो जो पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा से चलती हैं उनसे रेडियो सिग्नल्स जो निकलते हैं, रेडियो किरणें, उनसे समुद्री पारितंत्र में रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, समुद्र की सतह पर तेल फैलने से समुद्री पक्षी क्यों मर जाते हैं? ऑप्शन ए तेल लगी मछलियां खाने से, ऑप्शन बी जल में ऑक्सीजन की कमी होने से, ऑप्शन सी पीने के लिए स्वच्छ पानी की कमी से, ऑप्शन डी पंखों में तेल भर जाने से शरीर का तापमान घटने से। तो समुद्र की सतह पर अगर तेल फैल जाता है तो जो समुद्री पक्षी होते हैं वो जैसे ही समुद्र में जाते हैं तो उनके पंखों में तेल भर जाता है, जिसके कारण से उनके शरीर का तापमान घटने लगता है, इसलिए वो मरने लगते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न है, समुद्र की सतह पर तेल फैलने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि समुद्री पक्षी क्यों मर जाते हैं, इसमें है कि मछलियाँ क्यों मर जाती हैं। तो ऑप्शन ए है उनका भोजन दूषित हो जाता है, ऑप्शन बी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑप्शन सी उनके डैनों पर तेल लगने से वे तैर नहीं पाती, ऑप्शन डी पानी का तापमान अत्यधिक ऊंचा हो जाता है। तो समुद्री सतह पर तेल फैल जाने की वजह से क्या होता है कि जो वहाँ पर पानी होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होनी चाहिए, एक सीमित मात्रा, जितना उसमें एक उसकी सीमा है उस सीमा से कम हो जाता है, जिसकी वजह से मछलियाँ सांस नहीं ले पाती और उनके शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, इस कारण से वे क्या होती हैं, मर जाती हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही होता है बी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी पारितंत्र में शाकाहारी जीवों की संख्या एकाएक कम हो जाए तो इसके परिणामस्वरूप निम्न में से क्या नहीं होगा? ऑप्शन ए मांसाहारियों की संख्या में कमी, बी मांसाहारी अपमार्जकों की संख्या में कमी, ऑप्शन सी शाकाहारियों की जीवन प्रत्याशा में कमी, ऑप्शन डी पादप जैविक पदार्थ के जैव भार में वृद्धि। कह रहा है कि शाकाहारी जीवों की संख्या में एकाएक अगर कमी हो जाए तो इनमें से क्या नहीं होगा? तो क्या हो सकता है इससे? मांसाहारियों की संख्या में कमी, ये हो सकता है, मांसाहारी अपमार्जकों की संख्या में कमी, ये भी हो सकता है, और पादप जैविक पदार्थ के जैव भार में वृद्धि, ये भी हो सकता है, लेकिन शाकाहारियों की जीवन प्रत्याशा में कमी ये नहीं होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन सही होता है सी नंबर, यानी पारितंत्र में शाकाहारी जीवों की संख्या एकाएक अगर कम हो जाए तो इसके परिणामस्वरूप शाकाहारियों की जीवन प्रत्याशा में कमी नहीं होगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम अगले वीडियो में 30+ क्वेश्चन फिर से लेके आएंगे पर्यावरण के, वो आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें।